नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। इसरो ने श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। कोलकाता में महिला डॉक्टर से कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल जारी। देश भर के कई शहरों में चिकित्सा सेवाएं प्रभावित। भारतीय चिकित्सा संघ ने कल देश भर में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद करने की घोषणा की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू क्षेत्र में 8 जिलों में 19 आतंकवादी रोधी इकाइयां स्थापित की और थाईलैंड की संसद ने पेतोंगतान छित्रवासा को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और SRO उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इन उपग्रहों को लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D3 की तीसरी उड़ान के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। इस सफलता से ये साबित हो गया है कि भारत अत्यंत छोटे और सूक्ष्म उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने की सक्षम हो जाता है। इन दोनों उपग्रहों को 775 किलोमीटर दूर कक्षा में स्थापित किया गया और इनके सौर पैनल खोल दिए गए हैं। SSLV-D3 175 किलोग्राम भार के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 और एक अन्य छोटे उपग्रह SR0 के साथ रवाना हुआ। यह यान 34 मीटर लंबी और लगभग 119 टन वजन का है। मिशन के निदेशक एस विनोद ने कहा है कि यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उपग्रह निदेशक M अविनाश ने कहा है कि इस मिशन से लचीले और पैनलों के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों का परीक्षण हुआ। उन्होंने कहा है कि इस परीक्षण में नगण्य परियोजना में अंतरिक्ष यात्रियों की मदद और एवियोशन को रिमोट सेंसिंग के लिए एक नया डेटाबेस भी उपलब्ध कराया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष सोमनाथ ने कहा है कि इस साल के अंत तक पहले मानव रहित मिशन गगनयान के प्रक्षेपण के प्रयास जारी है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि गगनयान के सभी हिस्से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पहुंच गए हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। श्री सोमनाथन ने कहा है कि मानवीय मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए गामा किरणों की सीमा, यूवी विकिरण की तीव्रता और ब्रह्मांडीय अल्ट्रा विकिरण की जांच करने वाले सेंसर को मापा जाएगा। कोलकाता में प्रशिक्षित महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में विभिन्न चिकित्सा संघों की जारी हड़ताल के कारण देश भर में कई शहरों में चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हुई है। बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और नालंदा मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। पंजाब के अमृतसर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने सभी गैर आवश्यक सेवाओं को निलंबित करने की घोषणा की। गुरु नानक देव अस्पताल में भी डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ बॉन्डेड रेजिडेंट डॉक्टर्स और राज्य में मेडिकल इंटर्न्स एसोसिएशन भी हड़ताल में शामिल हो गए। केरल में भी रेजिडेंट डॉक्टर और पैरा स्नातक मेडिकल छात्र आज राज्य के अस्पतालों में हड़ताल पर रहेंगे। केरल मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएशन ने पीजी डॉक्टर आज ओपीडी के साथ साथ वार्डों में ड्यूटी सहित सभी गैर आपातकालीन सेवाओं का बहिष्कार करेंगे। एसोसिएशन ने बताया है कि हड़ताल से अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उधर गोवा में भी इस घटना के विरोध में 1000 से अधिक डॉक्टर कल 24 घंटे के लिए ओपीडी सेवाओं के लिए उपस्थित नहीं रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और कुछ अन्य अस्पतालों के डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ डॉक्टरों ने जीटीबी अस्पताल से स्वामी दयानंद अस्पताल तक मार्च भी निकाला। इस बीच भारतीय चिकित्सा संघ ने कल सुबह 6 बजे से अगले 24 घंटों के लिए देश भर में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रखने की घोषणा की है। चिकित्सा संघ ने कहा है कि सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। इधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से बात की और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि दुष्कर्म और हत्या करने के मामलों में पाए जाने वाले दोषियों को सजा दी जाएगी।
इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरोलॉजिस्ट और लेप्रोलॉजिस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में न्याय की मांग की है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने आज दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक सड़कों को अवरुद्ध करने सहित राज्य भर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान हुआ। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई आज कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में अस्पताल की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से भी पूछताछ कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के मामले में संबंधित संस्थान के प्रमुख अधिकतम 6 घंटों के भीतर संस्थान की तरफ से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक अतुल गोयल ने इस संबंध में केंद्र सरकार के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के प्रमुखों को पत्र लिखा। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि हाल ही में ये देखा गया है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा करना आम बात हो गई है और कई स्वास्थ्य कर्मियों को ड्यूटी के दौरान हिंसा का सामना करना पड़ता है। निर्वाचन आयोग आज आगामी विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। आयोग जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा। इस संबंध में आयोग आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। हाल ही में आयोग ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा किया था। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को इस साल सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया। वहीं हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त होने वाला है। इन दोनों राज्यों के अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पुलिस ने जम्मू क्षेत्र के 8 जिलों में 19 आतंकरोधी इकाइयां बनाई है। ये कदम जम्मू क्षेत्र में बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों के मद्देनज़र लिया गया है। इन इकाइयों के पास आधुनिक संसाधन तथा प्रशिक्षण होगा, जिससे इन इलाकों में आतंकी गतिविधियों में कमी आएगी। हर इकाई का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आईपी लॉ और मैनेजमेंट में संयुक्त मास्टर एलएलएम के पहले बैच के इंडक्शन प्रोग्राम में भाग लिया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा है कि भारत को समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के कारण बौद्धिक ज्ञान भंडार की सोने की खान कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि वेद इस बौद्धिक संपदा के प्रमुख उदाहरण हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पेरिस ओलंपिक 2024 के कांस्य पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर को सम्मानित किया। उन्होंने मनु भाकर को 10 लाख रुपए का चेक भी दिया। पत्रकारों से बातचीत में श्री सोनोवाल ने कहा है कि मनु भाकर ने क्षमता, समर्पण और प्रतिबद्धता है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। नई दिल्ली में सदैव अटल स्थित उनकी समाधि पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल पर जाकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के सभापति हरिवंश और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य प्रमुख नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्र निर्माण में उनकी अद्वितीय योगदान के लिए याद किया जाता है। थाईलैंड की संसद ने आज पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन चिनावात्रा की सबसे छोटी बेटी पेंटोंगतान चिनावात्रा को देश का नया प्रधानमंत्री चुन लिया है। 37 वर्षीय थाकसिन सत्तारूढ़ फू थाई पार्टी की नेता है और थाईलैंड की अब तक की सबसे युवा प्रधानमंत्री है। बुधवार को प्रधानमंत्री सेरेथा थाविसिन को हटाए जाने के बाद पेंगतान को नामांकन दाखिल किया गया। पद्म पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन अगले महीने की 15 तारीख तक दिए जा सकते हैं। इच्छुक प्रतिभागी राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।